आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 21वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 20 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मैक्स हॉस्पिटल। पुलकित हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर रिसेप्शन पर पता करने के बाद फर्स्ट फ्लोर से सीधा सेकेंड फ्लोर पर पहुंचा, जहां उसकी माँ सामने बैठी हुई दिखाई दी। वह फौरन अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? जानू वह कैसी है? कहाँ है वह? ठीक तो है ना? उसकी माँ ने पुलकित को देखा तो उसको गले लगाकर रोने लगी। पुलकित उनको चुप कराते हुए उन्हें बेंच पर बैठा दिया और खुद घुटनों के बल बैठते हुए माँ की आंखों में देखते हुए बोला, माँ क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बेटा कुछ भी तो ठीक नहीं है। माँ जानू ठीक है ना? हाँ बेटा जानू बिल्कुल ठीक है, पर वह क्या माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? ऐसे क्यों चुप हो गई? पुलकित तेरे पापा वह ठीक नहीं है। पुलकित एकदम से खड़े होते हुए कहा, माँ अब क्या नया ड्रामा किया है उन्होंने? बेटा कोई ड्रामा नहीं किया, बल्कि माँ आप नहीं जानती उस इंसान को। खैर आपको लगा होगा उनसे, पर मुझे उनके इस ड्रामे पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ चलिए। पुलकित मेरी बात तो सुनो। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना है, और उस इंसान से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। माया जी ने एक सांस में कहा, बेटा जिस चीज़ के लिए तू उनको दोषी मानता है वह उसके दोषी है ही नहीं। माँ आप यह क्या कह रही हैं? किसकी तरफ से बोल रही हैं आप? यह वही इंसान है जिन्होंने मेरी दीदी को मुझे आखिरी दर्शन तक नहीं करने दिया, और था ही क्या मेरे पास? वही तो थी, पर शायद इनसे मेरी वह खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं बेटा, जैसा तू समझता है वैसा नहीं है। नहीं माँ, मेरी दीदी इन्हीं की वजह से मुझसे दूर चली गई। आपकी तो वह बेटी थी, फिर आप कैसे भूल गई यह बात कि इन्होंने हमसे हमारी रूही छीन ली? माया जी ने रोते हुए कहा, पुलकित रूही को हमसे तुम्हारे पापा ने नहीं बल्कि हमारे दुर्भाग्य ने छीना है। माँ मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। नहीं पुलकित, आज तुझे सच सुनना होगा। मैं तेरे पापा की वजह से आज तक चुप थी, पर अब नहीं। वह नहीं चाहते थे कि कभी भी तुझे यह बात पता चले, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगी। तुझे क्या लगता है कि तेरे पापा ही रूही की मौत के जिम्मेदार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनना है ना तुझे तो सुन। रूही की मौत तेरे पापा की वजह से नहीं बल्कि खुद रूही की वजह से हुई थी। माया जी का इतना कहना था कि एक नर्स उनकी तरफ आई और बोली, मैडम यह हॉस्पिटल है, आपको बात करनी है ना तो बाहर जाकर करें। आपकी वजह से खामखा मुझे डांट पड़ जाएगी। उन्होंने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, हम बाहर ही जा रहे हैं। माया जी पुलकित का हाथ पकड़कर बाहर एक पार्क में ले आई, जहाँ पुलकित अभी सुन था। उसे माँ के कहे शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह माया जी से बोला, नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता है। वह कैसे खुद? हाँ जाने अनजाने ही सही, पर यह हुआ है। तू तो जानता ही है, जब रूही पढ़ने के लिए जयपुर गई थी तो वहाँ उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। रूही ने जब यह बात हम सबको बताई थी तो हम सब बहुत खुश थे। फिर तेरे पापा ने उस लड़के से मिलने के बारे में सोचा तो वह उससे मिलने जयपुर पहुंचे, तो वहां जाकर पता चला वह लड़का रूही के लिए सही नहीं था। तेरे पापा ने रूही को बहुत समझाया, पर उसको यह बात समझ नहीं आई, और कहते हैं ना सच्चाई ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। तो एक दिन जब रूही को उस लड़के के काले चिट्ठे के बारे में पता चला तो वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अफसोस तब बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के के साथ रहकर हमारी रूही को नशे की लत लग चुकी थी। वह लड़का रूही से पैसे लेता था और बदले में उसे नशीले प्रोडक्ट देता था। रूही आए दिन अकाउंट से पैसे निकालती रहती थी। इसी आदत से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पापा ने रूही का अकाउंट सील करवा दिया और उसे घर वापस लाने जयपुर पहुंचे। पर वहां जाकर जो देखा उसे देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रूही उस लड़के के पैरों में गिरकर उससे ड्रग्स की भीख मांग रही थी। जब तुम्हारे पापा ने उसको उस हालत में देखा तो उन्होंने बिना देरी किए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उस लड़के को पुलिस के हवाले करवा दिया। सुबह रूही को डिस्चार्ज कर दिया गया, पर इतना कहते कहते माया जी अचानक एकदम से चुप पड़ गई। पर क्या हुआ माँ, बताइए ना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूही बिना ड्रग्स के नहीं रह पाई और उसने अपने रूम के फैन से लटक कर सुसाइड कर ली। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उसने यह बात लिखी थी कि यह सारी बात तुझे पता ना चले, क्योंकि तू वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेरे पापा भला रूही की यह अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी करते?
क्योंकि जैसे रूही में तेरी जान बसती थी, वैसे ही रूही उनकी भी जान थी। इसलिए उन्होंने तुझसे झूठ बोला। झूठ कितनी आसानी से कह दिया ना उन्होंने, और आपने भी मुझे नहीं बताया। काश माँ, आपने यह बात तब बता दी होती ना, तो शायद ही रूही दी की हालत खराब होती और आज वह हमारे साथ होती। आप लोगों को क्या लगा था कि मैं छोटा था तो मैं यह बात नहीं समझता, पर क्या आपने मुझे समझाने की कोशिश की? अगर समझाने की कोशिश करती तो क्यों नहीं समझता? मैं इतना छोटा भी नहीं था, 11th में पढ़ता था। कम से कम आज मेरे मन में इतने मनमुटाव तो नहीं होते। लेकिन बेटा, वजह तो तुझे अब बता ही दी, तो अब कर ले बात। उनकी हालत बहुत नाजुक है। नहीं माँ, चाहे वजह जो भी रही हो, पर आप जैसा सोच रही हैं ना, मैं इतनी आसानी से उन्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी माँ। बेटा, जितनी तकलीफ़ तुझे हुई है ना, उससे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें भी हुई है। तूने तो रूही को खोया है, लेकिन उन्होंने तो अपने एक तारे के साथ तो दूजे का प्यार भी खो दिया। तो माँ, आप ही बताओ ना, कैसे फेस करूँ मैं अब उस इंसान को जिनको कभी पापा कहते कहते नहीं थकता था, और अब आज पता चला है कि वह तो कभी गलत थे ही नहीं। बिना मतलब की नफ़रत करता आया हूँ। सच जानने के बाद अब तो नफ़रत खुद से हो रही है। लेकिन बेटा, नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा। कहते हुए पुलकित वहाँ से बाहर निकल आया और सूनी परी सड़क की तरफ बढ़ चला। माया जी पुलकित को आवाज़ देती रही, बेटा मेरी बात तो सुन। पर पुलकित ने एक भी नहीं सुनी, या यूं कहे उसे अब आवाज़ आनी बंद हो गई थी, क्योंकि उस समय वह अपने अंतर्मन से जूझ रहा था। कई सवालों के जवाब आज उसके सामने थे जिन्हें वह कब से जानना चाह रहा था, पर अफसोस, उन्हें जानकर भी अब उसका मन शांत नहीं बल्कि और ज़्यादा विचलित हो चला था। वह सड़क पर आगे की तरफ बढ़ते हुए एक सुनसान पड़ी जगह पर पहुंच गया, जो किसी लेक का किनारा था। वहां पहुंचकर कुछ देर पानी की तरफ देखता हुआ सहसा ही उसकी जोरों की चीख निकली और वह जोरों से चिल्लाने लगा, क्यों दी, क्यों? आखिर आपने ऐसे कैसे? क्या आपने अपने इस भाई को इस काबिल भी नहीं समझा कि आप मुझे अपने बारे में बताती? शायद कोई और सॉल्यूशन निकल जाता। आप तो शान से जीने की बात करती थी ना, फिर क्यों कायरों की तरह मौत स्वीकारी आपने? नहीं, आप मेरी आइडियल नहीं हो सकती। क्यों मेरे साथ ही क्यों? सब इतना समझदार क्यों समझते मुझे? पापा भी तो बता सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी मुझसे सच छुपाया। कैसे आसानी से आज माँ ने मुझे उन्हें माफ़ करने के लिए बोल दिया। क्यों करूँ मैं उन्हें माफ़? मुझसे सब चाहते हैं कि मैं वैसा ही करूँ जैसा जब वह चाहे। मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। मेरा भी मन होता है कि मैं अपनी हंसती खेलती फैमिली के साथ रहूँ, पर नहीं, मैं नहीं माफ़ कर सकता उन्हें। चौधरी विला, सिद्धार्थ से चौधरी साहब ने कहा। सिद्धार्थ, सोच लो, जो तुम करने जा रहे हो क्या वाकई सही लग रहा है तुम्हें? हाँ पापा, हाँ पापा। अब तक सही नहीं था, पर अब सही होगा। जय ने जो चहक के साथ किया उसे तो मैं अब बदल नहीं सकता, पर उसे इंसाफ दिलाने में मदद तो कर ही सकता हूँ ना। और जय का क्या? उसने जो वह तुम्हारे भाई को मार दिया। पापा, अगर चहक की जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। जय ने न सिर्फ अपनी बल्कि चहक की जिंदगी भी नर्क बना दी थी। इसलिए मैंने भी फैसला ले लिया है कि मैं चहक के लिए कोर्ट में गवाही जरूर दूंगा। बहुत गलत हुआ उसके साथ, पर अब और नहीं। सिद्धार्थ, आखिर जय ने जो भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो किया, क्योंकि वह तुमसे प्यार जो इतना करता था। पर तुम उसके प्यार का सिला क्या इस तरह दोगे? उसकी रूह भी शांत नहीं रह पाएगी जब तुम उसके कातिल का साथ दोगे। पापा, उसने एक बेकसूर को जो सजा दी उसका क्या? सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने हम सबकी लाइफ को कितना उलझा दिया है। वह सर पकड़कर बैठ गया और भरी आंखों से बोलने लगा, क्या किसी लड़की को किसी को मना करने की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? हाँ, करता था मैं उससे प्यार, पर जब उसने मुझे मना कर दिया तब मेरा टूटना स्वाभाविक था। पर इसका मतलब यह तो नहीं था कि जय उससे ना कहने का बदला ले। चहक की भी तो अपनी लाइफ थी, वह अपनी मर्जी से चाहे जिसे हाँ करे या ना करे। हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। काश उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और ना ही मैं कोमा में जाता, तो मैं जय को सब समझा पाता, तो आज वह जिंदा होता और चहक के साथ भी गलत नहीं होता। आपने कभी हमें यह तो नहीं सिखाया था ना? एकदम से खड़ा होता हुआ सिद्धार्थ बोला, आज मैं चहक के साथ हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दो, ताकि उसको बचाकर मैं जय के द्वारा अनजाने में उठाए गए गलत कदमों की गलती को सुधार सकूं। सिद्धार्थ, तुम जय के साथ सही नहीं कर रहे हो, पर कोई नहीं, तुम उसका साथ नहीं दोगे तो क्या? उसका बाप अभी जिंदा है, जो उस लड़की को सजा दिलाकर ही रहेगा। आखिर उसने मुझे मेरे आंखों के तारे को छीन लिया है, उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना बचने दूंगा मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए कैसे न्याय मिलता है उसे। तुम्हें फर्क पड़ता हो या ना हो, पर मुझे बहुत पड़ेगा। अरे जवान बेटा खोया है मैंने,
मेरा दर्द तुम उस दिन ही समझ पाओगे बेटा, जिस दिन तुम खुद बाप बनोगे। पापा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तकलीफ़ नहीं समझता हूँ। आपको जितना दुख है उतना ही दुख मुझे भी है। मैंने भी अपने भाई को खोया है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम सच जानकर भी कुछ ना करें। चलो अब मैं मान भी लूँ कि आप जय की मौत का जिम्मेदार चहक को साबित भी कर लेंगे और उसे सज़ा दिलवा भी देंगे, तो उसके बाद क्या? क्या हमारा जय वापस आ जाएगा? नहीं ना। तो फिर आप क्यों ऐसी जिद लिए बैठे हो, जो सरासर गलत है? आपको मैंने बहुत समझाया, पर शायद आप कुछ समझना ही नहीं चाह रहे हैं। तो फिर ठीक है, आपको जो करना है वह करिए और मुझे जो करना है मैं वह करूँगा। पर पापा, देख लेना, जीत चहक की होगी। वहीं दूसरी तरफ पुलकित लेक के किनारे ही बेसुध बैठा हुआ था। सूरज अब तक सर पर चढ़ाया था, पर उसे तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पहले ही कितने दिन हो गए थे केस के सिलसिले में कि वह ठीक से सोया नहीं था, और अब रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी। शरीर बिल्कुल कमज़ोर लग रहा था, पर आज तक उसने अपने सामने आई जीवन की हर परिस्थिति का बड़ी शिद्दत से डटकर सामना किया था। पर आज उसे यूं देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई हो। वह ठीक तरह से खड़े होने में भी सक्षम नहीं था। वह एकटक लेक में न जाने क्या ढूंढने की कोशिश में लगा था कि तभी उसका फ़ोन बजा, जिस पर उसका ध्यान नहीं गया। उसका फ़ोन न जाने कितनी बार ही बजा और कट गया। इसका उस पर कोई असर नहीं दिखा। आसपास वाले लोग अब पुलकित को देखने लगे थे। उनमें से एक आदमी पुलकित की तरफ बढ़ा और उसे बुलाने के लिए आवाज़ लगाई कि आपका फ़ोन बज रहा है, भाई साहब कहाँ खोए हुए हो? पर पुलकित ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो एक आदमी ने उसके कंधे को झंझोरा तो पुलकित ने पलटकर उसे देखा। उसने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपका फ़ोन। पुलकित ने उसके इशारे की तरफ गौर किया तो उसका फ़ोन बज रहा था। फ़ोन को बिना देखे ही उसने दूर पटक दिया। वह आदमी पुलकित की इस हरकत से एकदम स्तब्ध रह गया और बोला, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया हूँ मैं पागल। क्या कर लोगे? करना क्या है? करो भाई, जो तुम्हारी मर्जी है। फ़ोन पटकना है तो पटको, मेरा क्या? कैसे कैसे नमूने हैं दुनिया में। कहते हुए वह आदमी वहाँ से चला गया। आसपास वाले लोग भी वहाँ से इधर उधर हो गए। फ़ोन कुछ देर बाद फिर बजा। अब तक पुलकित का दिमाग थोड़ा बहुत ठंडा हो चला था, तो उसने अपने फ़ोन को उठाया तो देखा कमिश्नर की कॉल आ रही थी, जो कि अब तक फिर कट गई। फ़ोन को साफ़ करने के बाद उसने फ़ोन चेक किया तो 12 मिस कॉल कमिश्नर की और 10 माँ की थी। फ़ोन से उसने कमिश्नर सर का नंबर डायल किया तो उन्होंने तुरंत उठाते हुए कहा, कहाँ हो? सुबह से कब से फ़ोन मिला रहा था? पुलकित ने खुद को संभालते हुए बोला, वह सर, मैं। अच्छा ठीक है, जो भी कर रहे हो उसे रोको। और उस चहक का केस लिया था ना तुमने? बड़ी बड़ी बातें की थी ना मेरे सामने, भूल गए क्या? या याद है? कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग है आज। तुमने मुझे रिपोर्ट ही नहीं किया। काफ़ी दिन हो गए हैं। क्या माहौल है? हाई प्रोफाइल केस है। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही केस बंद करने के लिए कहा था, पर नहीं, जनाब को शौक चढ़ा था समाज सेवा का, तो अब भुगतो। सर, आप इस केस के बारे में अभी अच्छे से सारे फैक्ट्स नहीं जानते हैं। धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा, आई प्रॉमिस। मेरी वजह से आपको या डिपार्टमेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों तरफ से कुछ और बात होने के बाद पुलकित फ़ोन काटने के बाद चहक के बारे में सोचने लगा। मैं पहले तो चहक को खुद कोर्ट लेकर जाने वाला था, पर अब ऐसे कैसे? अपनी हालत को देखते हुए वह चाहकर भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने शंकर से डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से पेपर वर्क पूरा करने के बाद चहक को लेकर सीधा कोर्ट पहुंचने के लिए कहा, और मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा कहकर फ़ोन रख दिया। शंकर ने भी 2 लेडी कांस्टेबल को साथ लेकर डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर पहुंचा। पेपर वर्क करने के बाद जब वह लेडी कांस्टेबल के साथ चहक के रूम में पहुंचा, तो वहां का नज़ारा देखकर उसका दिमाग सुन्न रह गया। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने में लगभग आधे घंटे थे। पुलकित भी टाइम निकालकर हॉस्पिटल ना जाकर सीधा घर गया और वहां से अपने हुलिये को ठीक करके यूनिफॉर्म पहनकर सीधा कोर्ट आ पहुंचा। वहां पहले से मौजूद सिद्धार्थ और गिन्नी से बात करने के लिए वह उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी शंकर ने उसे कॉल किया। उसने कॉल उठाया और बोला, हाँ शंकर, कब तक पहुंच रहे हो? देर कर दी तुमने तो। जज भी आ चुके हैं, किसी भी वक्त कार्यवाही शुरू हो जाएगी। पुलकित के इतने सारे सवाल सुनकर शंकर और भी ज़्यादा हड़बड़ा गया और उसने एक सांस में कह सुनाया, सर, चह कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? वह ठीक तो है ना? कुछ भी पता नहीं है, वह यहाँ से गायब है। किसी को कुछ भी पता नहीं। आखिरी बार मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा गया था उसे। हम यहाँ कब से ढूंढ रहे हैं, पर उसका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है।
क्या मतलब है तुम्हारा? सोच भी रहे हो? यह क्या बोला तुमने? शी इज आवर कस्टडी। ऐसे कैसे? सर अब मैं क्या करूं? पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कितना टाइम हो गया यह सब हुए? सर लगभग 1 घंटा। अब हम यहाँ कोर्ट में क्या जवाब देंगे? चहक का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अब गवाह होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और डिपार्टमेंट एक्शन लिया जाएगा, वह अलग। क्या करूँ मैं अब? शंकर, तुमने वहाँ सबसे पता कर लिया ना? जी सर, मैंने पूछा है। वह वॉक करने के लिए निकली थी, उसके बाद से कुछ भी पता नहीं है। जज साहब कोर्ट रूम की तरफ बढ़ चले थे, जहाँ दोनों वकील पहले से ही मौजूद थे। दोनों तरफ के वकील अपनी अपनी फाइल्स को अरेंज करने में लगे हुए थे। गवाहों के रूप में सिद्धार्थ गिन्नी भी आ गए थे, पर इन सब का अब क्या फ़ायदा? चहक ही नहीं है यहाँ। आखिर चहक चाहती क्या है? अब जब सब ठीक हो जाता, पर नहीं। इसकी तो पहले से ही आदत है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने की। सब इतने समझदार क्यों होते हैं? कभी दूसरे के बारे में भी सोच लिया करते, पर नहीं। क्यों नहीं सोचते कि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं होती है और औरों की ख्वाहिशें, इच्छाएं आपसे जुड़ी होती है। पुलकित जानता था कि दुनिया की हर ताकत चहक को गुनहगार साबित करने में लगी हुई है। देखने में जितना आसान नजर आ रहा है, उतना भी नहीं है आसान यह केस। आखिर इतनी बड़ी फैमिली इन्वॉल्व जो है इसमें, अब यह चहक कहाँ गई? कोई किसी के लिए लड़े भी तो कितना। मुझे फिलहाल मेरी नौकरी की परवाह नहीं है, वह जाए तो जाए, पर इस समय मेरे लिए कोर्ट में चहक को पेश करना बहुत ज़रूरी है। पर इतने कम टाइम में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? आज लग रहा है जैसे भगवान मेरी सब्र का इम्तिहान लेने ही बैठे हुए हैं कि मैं ढूंढूं उसे और वह मुझ पर हंसे तो मैं भी बता दूं। अगर सवाल मेरा होता ना, तो शायद मैं टूट भी सकता था, लेकिन सवाल मेरी चहक का है तो कोई चांस ही नहीं है। जितना पूरा करना है ना, कर ले। मैं भी चहक को बाइज्जत बरी करवा कर ही दम लूंगा। पुलकित का दिमाग एक बार फिर सुन पड़ गया। तभी उसके कानों में धुंधली सी आवाज़ सुनाई पड़ी। केस नंबर 12, चहक कपूर वर्सेस जय चौधरी। केस से रिलेटेड सभी हाजिर हो। यह सुनते ही पुलकित तो और घबरा जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता है अब क्या किया जाए। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। उनकी पहले भी काफ़ी कॉल्स थी और अभी भी कोई ज़रूरी बात होगी, यह सोचकर उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, माया जी ने पूछा, पुलकित तू कहाँ है? ठीक तो है ना तू? ऐसे चला गया यहाँ से? हाँ माँ, ठीक हूँ। ठीक है बेटा, डॉक्टर तुझसे बात करने के लिए कह रहे थे। ठीक है, मैं कर लूँगा। अभी मैं कोर्ट में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। कहते ही उसने फ़ोन कट कर दिया। एकदम से उसके दिमाग में एक बात आई और उसने शंकर को फ़ोन लगाया। शंकर ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसने वहाँ की अपडेट मांगी। तो शंकर ने धीमे स्वर में कहा, सर अभी भी सर्च टीम गई हुई है, वह ढूंढ ही रही है। पुलकित, शंकर तुम अभी कहाँ हो? सर मैं यही हूँ। अच्छा, आसपास कोई डॉक्टर है? जी सर, यही डॉक्टर हैं जो चहक के केस को हैंडल कर रहे थे, उन्हें जरा फ़ोन देना। पुलकित के कहने पर शंकर ने उस डॉक्टर को फ़ोन दे दिया। डॉक्टर ने कहा, जी कहिए। पुलकित ने कहा, सर आई नीड हेल्प। ऑफ कोर्स, यस टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस फ़िलहाल जज को इतना ही कहना होगा कि चहक की दिमागी हालत अभी तक ठीक नहीं हुई है, जिस वजह से वह फ़िलहाल कोर्ट में नहीं आ सकती। पर मैं कैसे? वह तो बिल्कुल ठीक है, यह आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कोर्ट को तो नहीं पता है ना। आप, सॉरी सर, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप झूठ नहीं बोलोगे तो फिर ठीक है, मैं ही सच कह दूँगा। कैसा सच? यही कि चहक के गायब होने में आपका और आपके सेंटर का हाथ है और आपके खिलाफ वारंट जारी करवाता हूँ। तैयार रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं तो आपके ही भले की बात कर रहा था। मुझे पर उसके शायद आने की आस आपको थी पसंद कि नहीं वह आई, आएगा तो कोई और नहीं, मुझे मेरे इस आने का लड़के से इंतजार निकालेगा, कीजिए। पर यह वह तो कहकर उल्टा पुलकित मुझे ने जय को फोन कट कर सौंपकर दिया। चला गया। दूसरी अब तो तरफ कोई से डॉक्टर चमत्कार होने पुलकित की की कही उम्मीद बात भी नहीं सुनकर बची है। घबरा गया। अब उससे अब भी चाहे फासलों का परिस्थिति जो एहसास हो भी गया हो, है मुझे, पर यह भी क्योंकि सच है जब मैंने कि उससे चहक उसी कहा के ना कि सेंटर मैं से ठीक गायब हूँ। हुई है। उसने कुछ सोचा और फिर शंकर से दोबारा फोन मिलाने के लिए कहा। पुलकित ने जैसे ही शंकर की फिर कॉल आती देखी तो उसे कुछ राहत सी लगी। फोन पर बात कर वह कोर्ट रूम की तरफ बढ़ चला। कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। सब अकेले आते पुलकित को देखकर हैरान थे। पुलकित ने अंदर अपने वकील के पास पहुंचकर उसे मामले के बारे में सारी बात बताई। वह यह सब जानकर दंग था। उसने कुछ सेकंड रुककर अपने असिस्टेंट को एक डॉक्यूमेंट उसके फ़ोन पर सेंड करते हुए उसका प्रिंट आउट जल्दी से जल्दी लाने के लिए कहा। असिस्टेंट वहां से चला गया। जज ने ऑर्डर ऑर्डर करते हुए वहां बैठे लोगों की बातों को रोकने के लिए कहा। अब पूरे रूम में शांति थी। चहक का नाम लेकर दरबारी ने हाजिर करने के लिए कहा। तब तक असिस्टेंट अंदर आ चुका था।
वकील ने पेपर आगे जज के पास भिजवाया। वकील ने जज की तरफ एक पेपर पास करवाया, जिसे उन्होंने अपने चश्मे को नीचे करते हुए पढ़ने लगे। पढ़ते ही उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह वकील और पुलकित की तरफ देखते हुए बोले, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। अब सब बड़े ध्यान से उन दोनों की तरफ देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जज साहब आगे बोले, अपने टाइम की कीमत नहीं तो कम से कम इस अदालत के समय की तो कद्र करो। जानते हो ना कितने केसेस पेंडिंग है इस देश में, फिर भी लापरवाही की भी हद है। सिन्हा जी, आपको याचिका पहले ही दायर करनी थी ना। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर का क्या कहना है? आप चाहे तो खुद ही पूछ सकते हैं। हाँ तो बुलाइए, पर वह तो यहाँ नहीं है। फिर सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। सिन्हा जी, जो भी करना है जल्दी करिए। जी सर। कहते ही सिन्हा जी ने डॉक्टर को वीडियो कॉल की। कुछ सवाल जवाबों के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जज ने उन्हें वार्निंग देते हुए सख्ती से कहा, अगली बार पूरी तैयारी के साथ आना। केस को 15 दिन बाद की तारीख दे दी गई। चौधरी जी और उसका वकील यह देखकर हैरान थे। वकील ने एकदम से खड़े होते हुए कहा, सर, इसके लिए अगले डेट की क्या जरूरत है, जब सब साफ है कि चहक ने ही खून किया है। मेरे काबिल दोस्त अगली तारीख लेकर अपना और इस कोर्ट का टाइम ही जाया कर रहे हैं। तभी सिन्हा जी भी खड़े होते हुए बोले, एज पर द राइट्स प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट्स ओवर रूल्ड। जब तक चहक की हालत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक प्रोसीडिंग्स को फ्रीज किया जाता है। यह सुनते ही सिद्धार्थ और गिन्नी घबरा गए। चहक तो ठीक हो चुकी है, फिर यह सब क्या चल रहा है? आखिर है कहाँ वह? यहाँ क्यों नहीं है? चौधरी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपने सामने की चेयर पर पैर मारकर खड़े होते हुए वहां से सीधा बाहर आ गए। उनको बाहर निकलते हुए देखकर जज के जाने के बाद उनके वकील भी पीछे पीछे हो लिए। वकील उससे पहले कुछ बोल पाता, चौधरी जी ने उसकी गिरेबान पकड़कर कहा, अबे तूने तो कहा था कि चहक का मामला तू यूं ही सुलटा देगा, फिर यह सब क्या था? कुछ क्यों नहीं कर पाया तू? सर, वो हमें बस ही करता रहना। यहाँ मेरे बेटे को गए कितने महीने हो गए, पर अभी उसकी कातिल मजे में है। आखिर कब तक चलेगा यह? इतनी मोटी रकम मैंने किस काम की दी है तुझे? उसके कॉलर से सीधा पीछे लेकर उन्हें ठीक करते हुए कहा, देख, मुझे यह सब जल्दी से जल्दी खत्म चाहिए, समझा या नहीं? समझ गया सर। तभी पीछे से आकर सिद्धार्थ ने चौधरी जी की तरफ निगाहें करते हुए कहा, पापा, आपने यह सही नहीं किया। क्या? मुझे पता है, चहक के गायब होने में आपका ही हाथ है। तभी चौधरी जी ने उसे देखते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चहक के गायब होने में मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मैं बेशक उस लड़की से नफरत करता हूँ, लेकिन उसको गायब कभी नहीं करूँगा। उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? अगर मुझे कुछ करना ही होता ना तो उसे गायब नहीं बल्कि इस दुनिया से ही उसका नामो निशान मिटा देता। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है एक न एक दिन वह जल्दी हो जाएगा। तो क्यों मैं अपना हाथ गंदा करूं? वह तो मैं पता लगा ही लूँगा कि किसका हाथ है उसे गायब करने में। पर जिसने भी यह किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से आते हुए पुलकित ने कहा, हाँ तो करो जो करना है। वैसे यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। जिसने भी यह किया है ना, बहुत सही किया है। भगवान करे वह तुम्हें कभी मिले ही नहीं, और अगर मिले भी ना तो मरी हालत में, जिसके शरीर को चील कौवे खा जाए और उसे तुम पहचान ही ना पाओ। पुलकित ने गुस्से से एकदम से उनके कॉलर पकड़ लिए और बोला, चौधरी साहब, जुबान संभाल कर। आप बड़े हो इसलिए अभी सिर्फ कॉलर ही पकड़ा है मैंने, वरना इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए जो भी बोलो सोच कर बोलना। तभी सिद्धार्थ ने आगे आकर बात को संभालने के लिए पुलकित को पीछे किया और उससे कहा, पुलकित, पापा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। चौधरी जी यह सुनते ही गुस्से में तमतमाते हुए बोले, सिद्धार्थ, तुझे इस 2 कौड़ी के आदमी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसके जैसे तो मेरे पैरों में ना जाने कितने ही पड़े रहते हैं। पुलकित को उनकी कही बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मजबूर था, उनकी उम्र का लिहाज कर रहा था। तभी सिद्धार्थ चौधरी जी को वहाँ से पकड़कर दूसरी ओर ले गया। वहीं दूसरी तरफ चहक ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को बंधा हुआ महसूस किया। उसकी आंख, पैर और हाथों पर कपड़े की पट्टी बंधी पाई थी। वह खुद को खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब थी। तभी उसे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई, अब इसका क्या करें? लगता है होश में आ रही है। अरे, जब तक हमें आगे से कुछ भी करने का ऑर्डर नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें अब बॉस के ऑर्डर का वेट करना होगा। पर भाई, यह लड़की तो सुबह से यूं ही बंद है। इस बेचारी ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है। तेरी क्या सगे वालों में है जो तुझे इतनी फिक्र हो रही है? चुपचाप इस पर नज़र रख, समझा? जी भाई, धीमे से कहता हुआ वह
शख्स वहां से जाकर एक कोने में जा बैठा। उसे ऐसे जाते देखकर दूसरा बोला, अरे छोटे, तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ, जोखिम भरा काम है, हमें क्या लेना देना इससे, बॉस अभी आ ही रहे होंगे, क्या बोलते हैं फिर देखते हैं। चहक ने उनकी बातें सुनकर खुद ही से कहा, बॉस यह कौन है और मैं यहाँ कैसे पहुंची। यही सब सोचते हुए उसने उस कैद से निकलने की अपनी कोशिश जारी रखी। तभी चहक को किसी के अंदर आने की आहट महसूस हुई। उसने अपनी कोशिश रोक दी और एकदम सीधी बैठ गई, जैसे देखने वाले को लगे कि वह अभी भी बेहोश ही है। वहां बैठे दोनों में से एक आदमी ने उस आदमी को देखकर कहा, वह देख, बॉस आ गए। अंदर जाकर उस आदमी ने कहा, कहाँ है वह। चहक को वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। वह आदमी उस आदमी को चहक के पास ले आया। बॉस यह रही। चहक ने जैसे ही उसने ऊपर किसी का हाथ महसूस किया तो उसने वहां से निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी, जिसे देखकर उस आदमी ने उसका मुंह अपने हाथों में पकड़कर कहा, देखो कैसे चिड़िया की तरह फरफरा रही है, इसे अब भी शांति नहीं है। चहक ने कहा, कौन हो तुम, मुझे यहाँ ऐसे लाकर क्यों बंद कर रखा है, लो अभी बता देते हैं। कहकर उस आदमी ने एक को उसकी आंखों से पट्टी हटाने का इशारा किया तो उस आदमी ने चहक की आंखों से पट्टी हटा दी। चहक ने एकदम से आंखें खोली तो धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जिसे साफ देखने के लिए उसने अपनी आंखों पर जोर दिया। उस शख्स को देखते ही उसने कहा, आप? हाँ मैं। तो आपने मुझे यहाँ इस अंधेरे कमरे में ऐसे क्यों बंद कर रखा है, इससे क्या मिलेगा आपको। तुमने मेरे परिवार के नाम के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया, पर अब और नहीं। गिल परिवार का जितना भी नाम था तुमने उसे मिट्टी में मिला दिया है, अर्श से फर्श पर ले आई हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या गलती थी मेरी, बस इतनी ही ना कि मैं तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें अपनाया। क्या कहा आपने, मुझे अपनाया? नहीं, आपने बस अपनाया ही नहीं बल्कि हमारे हंसते खेलते परिवार को बिखेर कर रख दिया। आपको क्या लगता है कि आप हमारा घरौंदा तोड़कर हमेशा आज़ाद रहेंगे? नहीं मिस्टर गिल, आपको शायद याद नहीं है, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वह दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आपको ऐसे तिल मिलाते हुए देखकर। आखिर आपको भी आज पता चल ही गया ना कि कैसे परिवार का नाम बदनाम होता है। मिस्टर गिल ने एकदम से चहक का मुंह गुस्से से पकड़ा और चीखते हुए बोले, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि अब जब यहाँ तिल तिल कर मरोगी ना तब पता चलेगा मेरे से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अरे मैं अगर कल मरती हूँ ना तो आज मर जाऊँ, मरने से डर नहीं लगता है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है, तो अब फ़र्क ही क्या पड़ता है। अब यहाँ नहीं मरूंगी तो अदालत तो मुझे सज़ा देगी ही, वो भी यकीनन मौत की। मेरा मरना तो तय ही है। वैसे कहा तो तुमने सही है, पर अदालत तो तुम्हें तब न सज़ा देगी जब मैं तुम्हें वहाँ पहुँचने दूंगा। अब देखना, यह काम तो मैं अपने शुभ हाथों से ही करूँगा। आपको जो भी करना है ना कर लो मेरे साथ, पर एक चीज़ याद रखना, आप जिस बदनामी के डर से मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं, अगर पुलकित को आपके बारे में पता चल गया ना तो आपको छोड़ेगा नहीं। क्या पता वह आपकी रही सही इज्जत की भी चिथड़े उड़ा दे। इसलिए आपकी ही भलाई के लिए कह देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके ना आप मुझे जैसे भी मारना चाहते हो ना मार दो। मैं भी अब इस मतलबी दुनिया से मुक्ति चाहती हूँ। इतनी जल्दी है तुम्हें मरने की? मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पता होता तो यहाँ क्यों लाता मैं तुम्हें, पर अब तो ले आया हूँ, तो यह काम मैं अभी ही कर देता हूँ। वैसे मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, मैं वह पूरी कर दूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरी अंतिम इच्छा ही तो आप पूरी कर रहे हो, मुझे मारकर। और इसके अलावा अब मेरी कोई चाह ही नहीं बची है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसी मौत मारूंगा ना कि तुम्हारा नाम और निशान नहीं बचेगा। कहते हुए उन्होंने चारों ओर पेट्रोल का छिड़काव करते हुए कहा, अब चाहे कितना ही चीख लो, कोई तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला नहीं होगा। कहते हुए वह उस रूम से बाहर आ गए और उस रूम को बंद कर दिया। बाहर आकर दोनों आदमियों को पैसे उनके हाथ में थमाकर कहने लगे, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? जी बॉस, अच्छे से पता है। आपके कहे अनुसार नामो निशान ही बचेगा इसका। मिस्टर गिल तो वहाँ से बाहर चले गए, पर चहक का मन भाव विभोर उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जिंदगी में घटी घटनाओं के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों से एकाएक आंसू की बूंदें गिरने लगी। उसके लिए अब तक की बीती जिंदगी में आज उसके साथ ऐसा कोई एक शख्स नहीं था, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी नहीं थी जिससे बिछड़ने का उसे दुख हो रहा था, सिवाय पुलकित के। उसके बारे में सोचते ही उसके मन में एक टीस उठी। सहसा ही उसके मुंह से एक बात निकली, काश पुलकित हम दोनों पहले ही साथ हो लिए होते तो शायद
आज ऐसा नहीं हो रहा होता। आज सुबह भी मैं तुमसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे इस हालत में देखकर अगर वाकई में कोई दुखी है ना तो वह तुम हो। पर पुलकित, अब हालात कुछ और ही है। मैं चाहकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती, इस काबिल नहीं रही अब मैं। तुम ही बताओ, खुद से बिछड़ने का गम मैं तुम्हें कैसे देकर जाऊं। अच्छा है शायद मेरी बेरुखी ही तुम्हें मुझे भूलने में मदद कर पाए। इस जन्म में तो साथ नहीं मिला, पर अगले जन्म में तुम मेरे लिए ही बनना। दुआ रहेगी मेरी, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से हमेशा सारा बोर रहे और मुझे जल्दी से जल्दी भूलकर अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ो। मेरे नाम के साथ जुड़कर हर किसी को बदनामी मिल रही है तो तुम्हें इस कालिक से सदा के लिए परे छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी चहक। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।